Audio Jungle. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनक्रेडिबल मैथमेटिक्स। बच्चों, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड चैप्टर सर्कल स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और हर साल इसमें से जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होपफुली आप लोगों ने अच्छे से स्ट्रेट लाइन अभी तक पढ़ लिया होगा, रिवाइज कर लिया होगा। स्ट्रेट लाइन के सारे फॉर्मूले लगभग इसमें यूज होंगे। तो स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले और स्ट्रेट लाइंस के कंसेप्ट्स के साथ अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। सर्कल चैप्टर बच्चों आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा था ज्योमेट्री में। अब वही चैप्टर को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे क्लास 10th की ज्योमेट्री में जो हमने सर्कल पढ़ा था उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। ऑफ कोर्स जो रिजल्ट्स आप लोगों ने वहां पर पढ़े थे, जो थ्योरम्स आप लोगों ने वहां पर प्रूफ की थी, वो सभी थ्योरम्स और प्रूफ्स हमारे यहाँ पर काम आने वाले हैं। अगर आप लोगों को प्रूफ याद नहीं भी रहते हैं तो भी स्टेटमेंट्स तो हमारे लिए यहाँ पर यूजफुल होंगे। आप लोगों को रिवाइज कराने के लिए हमने यहाँ पर एक बार फिर से उसके कुछ रिजल्ट्स आपके सामने रखे हैं, आप इनको देखिए। तो लेक्चर 1 स्टार्ट करने से पहले हम लोग बेसिक ज्योमेट्री विद सर्कल्स डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला जो रिजल्ट था आप लोगों ने ये प्रूफ भी किया है बाकायदा। इक्वल कोड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर एंड वाइस वर्सा। किसी भी सर्कल में जो इक्वल लेंथ की कोड्स होती हैं, जैसे मान लो ये एक कोड है ए बी, ये एक कोड है सी डी। तो अगर ए बी और सी डी की लेंथ्स इक्वल हैं तो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल ये ए बी बनाएगी, जो एंगल अगर ये थीटा है तो उतना ही सेम एंगल सी डी सबटेंड करेगी। ये इसका मतलब हुआ, ये भी थीटा ही होगा। तो मतलब अगर ए बी इक्वल टू सी डी है तो एंगल सबटेंडेड बाय दीज कोड्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल विल बी इक्वल। इसी तरीके से इसका वाइस वर्सा में क्या है कि अगर दो कोड्स के द्वारा सर्कल के सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड किया जाता है तो उन दोनों कोड्स की लेंथ इक्वल होती है। इसी तरीके से अब दूसरा रिजल्ट, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। बिल्कुल सही बात है। किसी भी सर्कल में जो इक्वल लेंथ की कोड होती है वो सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। और वाइस वर्सा में क्या हुआ कि अगर कोई भी दो कोड सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होगी, यानी कि वो दोनों इक्वल लेंथ की कोड्स होंगी। थर्ड है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double the angle subtended at any point on the remaining part of the circle। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था और ये आप लोगों ने बहुत बार इसको यूज किया होगा कि जैसे ये कोई भी आर्क है ए बी और यहां पर कोई इस पे कोई अनदर पॉइंट है पी, तो जो एंगल आपका यहां पर बनेगा ओ पी बी, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 2 थीटा होता है। ठीक है, 2 थीटा होता है ये एंगल। राइट। तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स of a circle are equal. The sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree and vice versa. If a line touches a circle and from the point of contact a chord is drawn, the angles which this chord makes with the given line are equal respectively to the angles formed in the corresponding alternate segments. Or if two chords of a circle intersect either inside or outside the circle, the rectangle contained by the parts one chord is equal in area to the rectangle contained by the parts of the other। मतलब ये हुआ कि इसको थोड़ा समझते, ये बहुत बार यूज होगा रिजल्ट इसमें, तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे ये सर्कल दिया आपको और यहां पर बाहर कोई भी पॉइंट है पी, पी से एक सेकेंड ये ड्रॉ की पी ए बी,
और एक ये ड्रॉ किया। एक सेकेंड, PCD, ठीक है। तो चाहे ये पॉइंट P सर्कल के अंदर हो चाहे बाहर हो, PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD। ऐसा भी हो सकता था कि ये पॉइंट जो है सर्कल के अंदर हो और इसी से ये दो कोड हम ड्रॉ करें और ये P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। P इज नॉट नेसेसरली द सेंटर, तो ABCD, सो PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD। इसका एक बड़ा ही शानदार रिजल्ट आता है कि अगर एक सर्कल दिया और इससे यहां पर ये तो एक सेकेंड ड्रॉ कर दी PAB, और ये टेंजेंट है, इस पर सपोज करो, ये भी कुछ बच्चों ने थ्योरम प्रूफ की होगी 10th क्लास में, ये टेंजेंट है PT। तो PA इंटू PB इक्वल टू PT स्क्वायर। ये भी एक अच्छा रिजल्ट है जो आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा इस चैप्टर में। तो बेटा ये हम लोग बेसिक ज्योमेट्री सर्कल की जो हम लोग 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं उसको यूज करते हुए अब हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल का लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे और हम इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन वेरियस फॉर्म्स, सेंट्रल रेडियस फॉर्म, डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स और कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सर्कल के लेक्चर 1 की तरफ जो कि आप लोगों की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है। ओके, सो दिस इज लेक्चर 1। सबसे पहले हम समझते हैं कि सर्कल होता क्या है। तो ए सर्कल इज डिफाइंड as the locus of a point P which moves in xy plane in such a way that its distance from the fixed point in the same plane is always constant। यहाँ पर प्लेन तो कोई भी हो सकता था लेकिन हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है जनरली x एक्सिस और y एक्सिस यूज करते हुए पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर xy प्लेन यूज किया। तो किसी भी प्लेन में मूव करने वाला एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है वो एक सर्कल होगा। तो अब एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, तो सपोज करो ये वो फिक्स पॉइंट है C, इसको मान लिया और इसके कोऑर्डिनेट A, B है। P जो है वो मूविंग पॉइंट है और जब हम लोकस निकालते हैं तो मूविंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट H, K मानते हैं। तो सपोज करो P इज द मूविंग पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स H, K है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि P इस तरीके से मूव करता है XY प्लेन में कि उसका C से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कि PC इज कांस्टेंट, PC इज कांस्टेंट। तो जब ये PC कांस्टेंट रहेगा तो इसका मतलब ये फिक्स रहना है। तो P कैसे मूव कर सकता है, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर सकता है ना ऐसे। तो P का जो लोकस होगा वो एक सर्कल होगा। दिस फिक्स पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो लोकस ऑफ P, PC इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, P हमने H, K माना है तो अंडर रूट H माइनस A होल स्क्वायर प्लस K माइनस B होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट को हमने नाम रख दिया R, दोनों साइड का स्क्वायर कर लिया तो H माइनस A होल स्क्वायर प्लस K माइनस B होल स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। सो locus of P is, locus of P is x minus a whole square plus y minus b whole square is equal to r square. So this is the equation of the circle whose center is C जिसके कोऑर्डिनेट a, b है और रेडियस r है। तो इसको सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल बोलते हैं, सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल। तो जो फिक्स पॉइंट होता है बच्चों उसको क्या बोलते हैं, सेंटर, और जो
कांस्टेंट डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं रेडियस। तो अगर सर्कल का सेंटर दिया गया हो और रेडियस दिया गया हो तो आप सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए इसको यूज करेंगे, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका एक पर्टिकुलर केस क्या हो सकता है, इफ सेंटर इज एट ओरिजिन, इफ सेंटर इज ओरिजिन यानी कि 0,0, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगी फिर, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस आर है, तो उसकी इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होती है, एंड दिस इज नोन एज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल, स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर मैं इसे इक्वेशन 1 मानूं तो यहां से ही आप जनरल फॉर्म भी ऑब्टेन कर सकते हो, फ्रॉम 1 अगर मैं इसको एक्सटेंड करके लिख देता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जनरल फॉर्म जो सर्कल की होती है वो क्या होती है, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म होती है। अब अगर आप इसको ऊपर इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, अगर मैं इसका नाम स्टार रखता हूं तो इसके साथ कंपेयर करो इसे, तो आप देख सकते हो 2g इक्वल टू माइनस 2 यानी कि g की वैल्यू माइनस ए आ गई। तो दिस इज द इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर माइनस g कॉमा माइनस f एंड रेडियस अंडर रूट g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, मतलब ये जो इक्वेशन है ये जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल है। इसमें इसको और इजीली आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अभी एक मिनट मैं यहाँ पर बात बताना चाहता हूँ कि जो जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल है इसमें 3 अननोन रहते हैं, जी, एफ और सी, और इसका मतलब किसी भी सर्कल को यूनिकली डिटरमाइन करने के लिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट दे रखे हैं तो उससे जाने वाला, उन तीनों पॉइंट से जाने वाला हम एक यूनिक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। सी इसका प्रूफ समझते हैं कि ये सच में सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे कि नहीं। तो देखो, एक्स स्क्वायर, एक्स वाले सभी टर्म्स एक साथ ले लेंगे, प्लस 2gx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy इज इक्वल टू माइनस सी, ऐसा लिख सकते हैं। एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2gx में कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए जी स्क्वायर यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, तो यहाँ भी जी स्क्वायर ऐड कर दिया। एफ स्क्वायर प्लस 2fy में कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए यहाँ पर एफ स्क्वायर ऐड कर देंगे, तो यहाँ भी एफ स्क्वायर ऐड कर दिया। होपफुली आप सबको याद होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का रूल क्या होता है कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2gx को बनाना कंप्लीटिंग है ना, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाकर जो एक्स का कोफिशिएंट बना उसका हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 ऑलरेडी है, एक्स का कोफिशिएंट 2g है, उसका हाफ हुआ g, तो उसका स्क्वायर क्या हुआ g स्क्वायर, यानी कि g स्क्वायर हम ऐड करेंगे, g स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे,
तो दोनों साइड जी स्क्वायर ऐड किया, मतलब एक जी स्क्वायर ऐड किया, एक सेपरेट किया, बात तो एक ही होगी। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ हमें, देखो ये जो है ये बन गया x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब इसे अगर आप इसमें कंपेयर करो, कैसे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि x माइनस माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। तो आप ये देखो कि ये सेंट्रल फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं आपको, सेंट्रल फॉर्म क्या थी, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसी फॉर्म में है ना ये इक्वेशन। और ये जो सेंट्रल फॉर्म थी, इसके कोऑर्डिनेट ए कोमा बी थे सेंटर के, तो सेंटर ए कोमा बी का काम कौन कर रहा है, माइनस जी कोमा माइनस एफ। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर माइनस जी कोमा माइनस एफ एंड रेडियस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब ये बात आगे से आपको इस पूरे चैप्टर में रटी हुई होनी चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर माइनस जी कोमा माइनस एफ होता है और रेडियस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होती है। ठीक है, ये बात अब हमें एकदम अच्छे से रटी हुई होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब ये जो रेडियस आई है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, अब इसमें हम कुछ चीजें डिस्कस कर सकते हैं। क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी है। तो इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन जीरो, तो इन दैट केस ये एक रियल सर्कल होगा, रियल सर्कल। इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो आ गया मतलब सेंटर तो है लेकिन रेडियस जीरो हो गया, तो इसे हम बोलते हैं पॉइंट सर्कल, पॉइंट सर्कल और सिंपली ए पॉइंट और ए पॉइंट। पॉइंट सर्कल बोलना या पॉइंट बोलना वो एक ही बात है। इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज लेस देन जीरो, यानी कि सेंटर तो ए कोमा बी था ही, माइनस जी को माइनस एफ, और रेडियस आ गई, रेडियस जो है अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है, यानी कि रेडियस रियल नहीं है, तो रेडियस इज नॉट रियल, रेडियस इज नॉट रियल। इट मीन्स such circle does not exist in xy plane, does not exist। कुछ ऑथर्स ने या कुछ बुक्स में इसको वर्चुअल सर्कल या इमेजिनरी सर्कल के नाम से भी बोला है, लेकिन देयर इज नथिंग लाइक वर्चुअल सर्कल और इमेजिनरी सर्कल, सो वी सिंपली कॉल इट फॉर इन रेफरेंस टू द xy प्लेन। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये ऐसा सर्कल एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, एक पॉइंट यहां पर ये नोट में हो गया। अच्छा, कई बच्चों को अभी तक ये फील हो रहा होगा कि यार ये जो सर्कल की इक्वेशन है ये देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे जो हम लोगों ने अभी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री पढ़ी थी स्ट्रेट लाइन में। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री में और इसमें सर्कल की इक्वेशन में कुछ रिलेशन होता है क्या? तो बिल्कुल होता है। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री जो होती है बच्चों, वो अंडर द डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस 2D में लाई करने वाले हर फिगर को रिप्रेजेंट करती है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया GESD, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, यानी कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 represents a circle
represents a circle if तो सर्कल की जो इक्वेशन थी वो क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो सर्कल की इक्वेशन जैसा दिखने के लिए आप देखो इसमें क्या क्या होता है, क्या होना चाहिए। पहली कंडीशन a इक्वल टू बी, a इक्वल टू बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। एक बात। दूसरी बात, h इक्वल टू 0, h इक्वल टू 0 दैट इज, आपने देखा ऊपर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में एक्स वाई वाली टर्म नहीं है, x इंटू वाई वाली, तो दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू 0। और तीसरी कंडीशन जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, केवल इतना याद रखते हैं, वो है डेल्टा। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, क्योंकि अगर डेल्टा 0 हो गया तो उस केस में तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 दैट इज, डेल्टा क्या था फॉर्मूला याद करो, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। अगर कोई भी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन तीन कंडीशंस को फुलफिल करती है, देन वी से दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए सर्कल। ठीक है, और इसमें कुछ एग्जांपल्स करने से पहले मैं आप लोगों को यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूं, रिमार्क। कि अगर आपको सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, देखो हमने अभी तक तीन फॉर्म पढ़े हैं सर्कल की, यहां पर इसमें फिर से एक बार समराइज कर देता हूं। सर्कल क्या होता है, सर्कल एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जो एक्स वाई प्लेन में इस तरीके से मूव करता है कि उसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। द फिक्स पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज नोन एज द रेडियस ऑफ द सर्कल। फिर सर्कल का हमने इक्वेशन फाइंड किया, सेंटर जब दिया गया हो, रेडियस दिया गया हो, तो आया x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर सेंटर ओरिजिन पे हो गया तो सर्कल की इक्वेशन आ गई थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तीसरा आया कि जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 represents the equation of a circle with center minus g comma minus f and radius under root g square plus f square minus c। उसके बाद हमने रेडियस के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस किए और ये बताया कि भाई जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कब एक सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। तो ओवरऑल सर्कल को डिटरमाइन करने के लिए ऑलवेज व्हाट वी नीड, सेंटर एंड रेडियस। सो ऑलवेज चेंज फॉर सेंटर एंड रेडियस, always change for center and radius to get the equation of circle। मतलब आप लोगों का सिंगल माइंडेड टारगेट क्या होना चाहिए इस चैप्टर में, जब सर्कल इक्वेशन निकालने की, सेंटर रेडियस निकालना है कैसे भी करके। ठीक है, तो सेंटर एंड रेडियस टू गेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। टू गेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। होपफुली यहां तक सब लोग कंफर्टेबल होंगे। अच्छा, अब इसमें एक फॉर्म और आती है कि अगर सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट दे रखे हो तब हम कैसे सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म। डायमेट्रिक फॉर्म से मेरा मतलब है यहां पर अगर सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे रखे हैं तो सर्कल की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। देखो बहुत ही आसान है। ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये इसका डायमीटर है ए बी। तो इसके कोऑर्डिनेट सपोज करो x1, y1 है और b के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2, y2 है।
अब सर्कल की इक्वेशन निकालनी है तो एक तरीका तो बहुत ही सिंपल, सबको लग रहा होगा कि भाई जो ए बी का मिड पॉइंट होगा वो तो सेंटर मिल गया, सेंटर मिल गया है, और ए बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डायमीटर की लेंथ होगा, यानी कि 2r, तो 2r से हम r निकाल सकते हैं। तो ऐसे भी आप फिर सेंट्रल फॉर्मूला लगा के सर्कल की इक्वेशन लिख लोगे। दूसरा इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है कि ये सर्कल एक ऐसे पॉइंट का लोकस होगा, जबकि ए और बी फिक्स पॉइंट है, एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिससे कि आप ये कह सकते हो कि हमेशा ए पी बी, पी कहीं भी रहे इस सर्कल पे, पी जो है वो ए और बी को छोड़ के आप पी कहीं भी ले लो इसकी सरकमफ्रेंस पे, तो पी पर हमेशा ए बी जो है वो 90 डिग्री ही सबटेंड करेगा, बिकॉज सेमी सर्कल में एंगल 90 डिग्री बनता है। तो अगर मैं इस पॉइंट को h, k मान लूं तो p का लोकस मुझे फाइंड करना है, सिंपल सी बात ये है। तो सिंस आप इजीली देख सकते हो कि AP एंड BP are perpendicular to each other, it means MAP into MBP is equal to -1 होगा। MAP क्या होगा? MAP K minus Y1 अपॉन H minus X1 into MBP K minus Y2 अपॉन H minus X2 इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो K माइनस Y1 इंटू K माइनस Y2 इज इक्वल टू माइनस H माइनस X1 इंटू H माइनस X2। तो इसको उठा के इधर ले जाओ, सो लोकस लिख लेते हैं सीधा सीधा। तो लोकस ऑफ P इज लोकस ऑफ P H, K पॉइंट जो था इज X माइनस X1 इंटू X माइनस X2, मतलब ये वाली टर्म को उठा के मैं लेफ्ट में ले गया, प्लस और H की जगह X और K की जगह Y रख लेते हैं, पता ही आपको, प्लस Y माइनस Y1 इंटू Y माइनस Y2 इक्वल टू 0। तो दिस इज नोन एज द डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल। दिस इज नोन एज द डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल, यानी कि अगर सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट दे रखे हैं तो आप जो है इस फॉर्मूले को सीधा सीधा लगा सकते हो। अब हो सकता है कि कुछ बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि सर ये तो हम ऊपर वाले तरीके से भी तो निकाल ही सकते थे, फिर नया क्या करना चाह रहे हैं हम इसमें? तो नया इसमें हम ये करना चाह रहे हैं बच्चों कि देखो इस पार्ट को ध्यान से देखो और इसे भी ध्यान से देखो। ये जो दो अलग अलग पार्ट है ना इसके, तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये ऐसा बन जाएगा x² माइनस x1 प्लस x2 इंटू एक्स प्लस x1 इंटू x2 इक्वल टू 0। तो इसके रूट ही x1 x2 हैं, और जो दूसरा पार्ट बन रहा है y² माइनस y1 प्लस y2 इंटू y प्लस y1 y2 इक्वल टू 0, इसी के रूट्स y1 और y2 हैं। यानी कि जो x वाला पार्ट है, तो जो a और b के एब्सिसाज हैं वो तो उसके रूट्स हैं, और जो y वाला कोऑर्डिनेट वाला पार्ट है, तो जो ऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि y कोऑर्डिनेट्स को ऑर्डिनेट्स बोलते हैं, तो a और b के जो ऑर्डिनेट्स हैं वो इसके रूट्स हैं। तो एग्जांपल से हम लोग इसको क्लियर करेंगे। तो अब हमने जितना भी अभी तक पढ़ा, सेंट्रल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म, उनके ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल से ले लेते हैं, फिर थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, which of the following equations represents a circle and if so find its center and radius। तो पहली जो इक्वेशन है ये है x² प्लस y² माइनस x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये है 2x² प्लस 2y² इक्वल टू 5x, और यहाँ भी x² y² और यहाँ भी स्क्वायर है। ठीक है, तो चलो पहले फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट में ये क्या लिखा है, x² प्लस y² माइनस x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आप इसमें इजीली देख सकते हो कि आप इसके साथ अगर कंपेयर करते हो किसका,
यहाँ पर a और b इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो इसका सेंटर क्या होता है? सेंटर होता है माइनस जी कोमा माइनस एफ। और रेडियस क्या होती है? तो सेंटर माइनस जी का मतलब क्या होता है? चलो ये मैं थोड़ा सा और डिटेल में लिख देता हूं, माइनस 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोमा माइनस 1/2 कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो सीधा सीधा आप इसको यहां से भी याद रख सकते हो। तो माइनस, अच्छा कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर -1 है, तो माइनस 1/2 करेंगे तो प्लस का 1/2 और ये हो गया -1। तो ये तो सेंटर आ गया। और रेडियस क्या होती है? रेडियस √g² प्लस f² माइनस c। एक मिनट, थोड़ा सा तुम लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, थोड़ा और डिटेल में लिखता हूँ इसको, रुको। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छी डिटेल में रखना चाहिए इसको। देखो आपकी इक्वेशन है x² प्लस y² माइनस x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। जो जनरल फॉर्म होती है सर्कल की वो होती है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब आप इसको कंपेयर करो, x² y² कोफिशिएंट तो 1 1 है, तो 2g की जो वैल्यू है यहां पर वो -1 है, 2f की जो वैल्यू है वो 2 है और c की वैल्यू है -3। यानी कि g की जो वैल्यू है वो आ गई -1/2, f की वैल्यू आ गई 1 और c तो -3 रहेगा ही रहेगा सेम। तो अगर सर्कल ये है तो इसका सेंटर क्या होता है? सेंटर होता है -g -f। ये हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं। यानी कि -g एक्चुअली क्या होता है? -g होता है -1/2 कोफिशिएंट ऑफ x -1/2 कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, तो अब आप देखो आंसर क्या है आपका, -g -f। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 1/2 -1। और रेडियस क्या होती है इसकी? रेडियस होती है √g² प्लस f² माइनस c। तो √g², g की वैल्यू कितनी है? -1/2, तो -1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4 प्लस f² इज 1 और c की वैल्यू है -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 17 √17/2। तो ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 1/2 -1 है और जिसकी रेडियस √17/2 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की। तो ये आप लोग नोट कर लो, मैं इसको मिटा देता हूँ फिर यहाँ से। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। एक एग्जांपल और समझो, फिर बाकी के दो आप लोग खुद से ट्राई करना पहले, है ना। चलो तो देखो सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, सेकंड एग्जांपल में ये दिया गया है 2x² प्लस 2y²। लेकिन याद करो सर्कल की इक्वेशन में तो x² प्लस y² था, तो 2 से डिवाइड कर लो पहले ही। तो ये बन जाएगा x² प्लस y² इक्वल टू 5/2 x प्लस 7/2 y प्लस 3/2। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² प्लस y² माइनस 5/2 x माइनस 7/2 y माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप कंपेयर करो x² प्लस y² प्लस 2gx, करो कंपेयर, तो x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 के साथ में।
तो आप देखो g की वैल्यू कितनी आ जाएगी, g की वैल्यू 2g माइनस 5/2 है, तो g हो गया माइनस का 5/4। 2f की वैल्यू माइनस 7/2 है, तो f की वैल्यू होगी माइनस 7/2, सॉरी माइनस 7/4, और c इज माइनस 3/2। तो सेंटर क्या होता है, सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ, हर बार लिखना है जब तक कि याद ना हो जाए। तो माइनस जी कॉमा माइनस एफ मतलब 5/4 कॉमा 7/4, और रेडियस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो 25/16 प्लस 49/16 और प्लस 3/2, तो 25/16 ये हो गया 24, 25, 49, 98/16, तो 98/16 को 7√2/4 ऐसा लिख सकते हैं, ये इसका आंसर होगा। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है और जो फोर्थ क्वेश्चन है ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स जरूर लिखेंगे, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है दोनों ही। तो बिल्कुल अगर आपने एक बार एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को 1 बना लिया तो आप सीधा देखो जो एक्स का कोफिशिएंट दिखेगा ना उसका माइनस ऑफ दैट कोफिशिएंट, माइनस हाफ ऑफ एक्स का कोफिशिएंट और -1 मतलब माइनस हाफ वाई का कोफिशिएंट, वही सीधा सेंटर होता है, ठीक है। चलिए एग्जांपल 2 देखते हैं। अब मैंने कितने सारे क्वेश्चन एक साथ दिए आपको, उन सारे प्रॉब्लम्स को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 1, -2 एंड रेडियस इज 4। मतलब आपको क्या क्या दिया है, सेंटर दिया है और रेडियस दिया है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, सेंटर 1, -2 एंड रेडियस इज 4, यानी कि ये आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दे दिए। सेंटर फॉर्म, अगर आपको सर्कल का सेंटर पता है और रेडियस पता है तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है याद करो, पहला फॉर्मूला तो हमने वही पढ़ा है ना। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, फॉर्मूला होता है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 16, और सिंप्लीफाई कर लो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y और माइनस 5 हो गया प्लस का 5 माइनस 11 इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर हो गया जब आपको सर्कल का सेंटर दिया गया था और रेडियस दी गई थी। अच्छा अब चाहो तो आप इसको इसमें एक काम और कर सकते हो, जैसे आपने ये आंसर निकाल लिया तो हमारा आंसर सही है कि गलत एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, कुछ दिन बाद तो आप लोग यूज टू हो जाओगे तो प्रैक्टिस कर लोगे, है ना। लेकिन अभी देख सकते हो जैसे इसके साथ में अगर कंपेयर करूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर किया मैंने इसको, तो 2g की वैल्यू -2, 2g इक्वल टू -2, 2f इज 4 एंड c इज -11। ओके, तो g की वैल्यू इज -1, f इज 2 एंड c इज -11। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, सेंटर का कोऑर्डिनेट इसका जनरल फॉर्म का -g, -f। तो जब -g, -f देखेंगे तो हम g पता है अपने को, f पता है, तो ये आ जाएगा 1, -2 और रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस का फॉर्मूला क्या है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर यानी कि जी स्क्वायर होगा 1 प्लस एफ स्क्वायर हो गया 4 प्लस 11 हो जाएगा क्योंकि सी की वैल्यू -11 है।
तो 16 यानी कि 4। तो इसका मतलब हमें सर्कल का सेंटर 1,-2 और रेडियस 4 दी गई थी, आप इजीली चेक कर सकते हो, वही था। तो होपफुली सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? Find the equation of the circle which passes through the point of intersection of the lines 3x minus 2y minus 1 equal to 0 and 4x plus y minus 27 equal to 0 and whose center is 2, minus 3। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें सिंपल आपको ये बोला गया है कि भाई आप लोग जो है उस एक सर्कल की क्वेश्चन बताओ जिसका सेंटर 2, माइनस 3 है। तो सेंटर पता लग गया, 2, माइनस 3 ये सेंटर है। एंड विच पासेज थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, विच पासेज थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। तो इन दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इस सर्कल पे कहीं लाई करता है। तो इन दोनों का पॉइंट सेक्शन हम निकालेंगे और मान लो वो पॉइंट यहां पर आ गया, सपोज करो वो पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारा ओ है जो सेंटर है। तो जो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो पॉइंट सर्कल की सरकमफ्रेंस पे लाई करेगा और उस सेंटर से सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। तो ओ और ए के बीच का हम डिस्टेंस निकाल लेंगे तो रेडियस मिल जाएगा हमें। रेडियस मिल गया, सेंटर पहले से ही पता है, तो हम सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? तो हमारा मेन टारगेट है इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके सर्कल की, पहले तो पॉइंट ऑफ सेक्शन निकाल लेते हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स गो विद द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है हमें 3x माइनस 2y। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन, लाइंस क्या थी? 3x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x प्लस y माइनस 27 इक्वल टू 0। ओके, तो 3x माइनस 2y इक्वल टू 1 एंड 4x प्लस y इक्वल टू 27। तो इसमें मैंने क्या किया, सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8x प्लस 2y इक्वल टू 54। ऐड कर दो 11x, ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 55। तो x की वैल्यू 5 आ गई। जब x 5 आ गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 7, y इक्वल टू 7। यानी कि जो सरकमफ्रेंस का पॉइंट था, भाई सर्कल का सेंटर तो पता है हमें, सरकमफ्रेंस का जो पॉइंट है जिसको हम a बोल रहे थे उसके कोऑर्डिनेट 5,7 आ गए। और ये जो सेंटर है ये है 2, -3, 2, -3। तो सेंटर से सरकमफ्रेंस का पॉइंट का डिस्टेंस निकालो। तो रेडियस क्या आ गई? रेडियस विल बी इक्वल टू OA, यानी कि अंडर रूट 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया? 9 प्लस 100 यानी कि √109, ये रेडियस आ गई। तो सेंटर पता है और रेडियस पता है, तो सेंट्रल फॉर्म ऑफ द सर्कल क्या होती है? तो आप सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, r स्क्वायर होता है तो √109 का स्क्वायर। आगे सिंप्लीफाई कर लो इजीली, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल होज इक्वेशन इज। तो एक सर्कल की इक्वेशन दी गई है, ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसा ही है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 12 इक्वल टू 0। ये एक सर्कल की इक्वेशन है, इसका सेंटर और रेडियस बताना है। तो बिल्कुल इजी है भाई, आप लोग इसको सीधा सीधा कंपेयर कर दो किसके साथ में, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल के साथ में। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करो। तो आप देख सकते हो 2g की जो वैल्यू है वो -4 है और 2f की वैल्यू जो है वो 6 है एंड c इज 12। तो सेंटर क्या होता है भाई, सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं -g, -f एंड रेडियस जो होती है उसका फॉर्मूला होता है √g² प्लस f² माइनस c। तो बस हमें ये वैल्यू फाइंड इसमें लिख देनी है। सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -g मतलब g की वैल्यू -2 आई तो 2, f की वैल्यू 3 आई थी तो -f मतलब -3 एंड रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू r मान लो √g² प्लस f² माइनस c। तो g² इज 4, f² इज 9 एंड c इज 12। तो 13 - 12 इज 1 यानी कि रेडियस इज 1। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो होपफुली आप लोगों को सबको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, अगर हो तो बता सकते हो। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही हैं और आप लोगों को बस छोटे छोटे कंसेप्ट का ध्यान देना है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई सर्कल की इक्वेशन जो रहती है x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो सर्कल की इक्वेशन को डिटरमाइन करने के लिए, यूनिकली डिटरमाइन करने के लिए हमें इन 3 अननोन को निकालना होता है g, f और c। यानी कि किसी भी सर्कल की इक्वेशन को डिटरमाइन करने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए, ताकि 3 कंडीशन जिससे हम जी एफ से निकाल सके। जैसे कोलिनियर पॉइंट्स दे दें, सॉरी नॉन कोलिनियर पॉइंट दे दें 3, तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से जाने वाला एक यूनिक सर्कल हम हमेशा डिटरमाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है, क्वेश्चन नंबर 5। हमें बोला गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स और टू प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कनसाइक्लिक। तो पॉइंट्स क्या है बेटा, 3, 4 एक पॉइंट है, -3, -4, 0, 5 एंड 5, 0। 0, 5 एंड 5, 0 ये 4 पॉइंट दे रखे हैं। क्वेश्चन बोला गया कि इनसे जाने वाले सर्कल की इक्वेशन बताओ। तो सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए हमें 3 ही पॉइंट की रिक्वायरमेंट है केवल। तो कोई भी 3 पॉइंट आप अपने इच्छा अनुसार ले सकते हो। इसमें यह भी बोला गया कि शो दैट दीज 4 पॉइंट्स आर कनसाइक्लिक। तो जो भी 4th पॉइंट बचेगा वो सेटिस्फाई करना चाहिए जो हमारे पास सर्कल आ जाएगा, यानी कि ऑब्टेंड सर्कल को सेटिस्फाई करेगा। तो सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। तो चलो एबीसी से जाने वाले सर्कल की इक्वेशन में निकाल देता हूं और डी को उसको सेटिस्फाई करेंगे। आप लोग क्या करना, बी सी डी से जाने वाले सर्कल की इक्वेशन निकाल लेना, ए को सेटिस्फाई कर लेना। कुछ लोग ए सी डी से जाने वाले सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं, बी को सेटिस्फाई करा लेना। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि दीज पॉइंट्स आर कनसाइक्लिक। कनसाइक्लिक का मतलब होता है, कनसाइक्लिक पॉइंट्स का मतलब वो सारे पॉइंट्स जो एक ही सर्कल पे लाई करते हैं, राइट। ओके, सो लेट्स मूव। तो हमने मान लिया कि लेट the required circle be, let the required circle be x² plus y² plus 2gx plus 2fy plus c इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड सर्कल है जो इन पॉइंट से फाइंड मतलब जाने वाला है। तो अब ये सर्कल 3, 4 से पास होता है।
तो 3,4 डालेंगे तो क्या बनेगा 9 प्लस 16 प्लस 6G प्लस 8F प्लस C इक्वल टू 0। यानी कि पहली जो इक्वेशन बनी हमारी GFC में वो 6G प्लस 8F प्लस C इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 25। इसे आप सेकंड मान लो। ये कब आया हमारे पास जब हमने A पॉइंट डाला, A डालने के बाद अब B पॉइंट डाल रहे हैं, B पॉइंट डालो इसमें। जब आप B पॉइंट इसमें पुट करोगे तो कितना आ गया 9 प्लस 16 माइनस 6G माइनस 8F प्लस C इक्वल टू 0। यानी कि माइनस 6G माइनस 8F प्लस C इक्वल टू माइनस 25। ये तीसरा इक्वेशन हो गई। अब आप C पॉइंट डालो इसमें। जब आप C पॉइंट डालोगे तो C पॉइंट डालने पे क्या मिलेगा 0 प्लस 25 प्लस 0 प्लस 10F प्लस C इक्वल टू 0। यानी कि 10F प्लस C इक्वल टू माइनस 25। ये फोर्थ हो गई। अब हमारा सिंपल सा टारगेट ये है कि हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ को सोल्व करके G, F और C की वैल्यू निकालें और वो वैल्यूज उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दे तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। ऐसा ही है ना। तो देखो बड़ा आसान काम है। अब सेकंड को और थर्ड को ऐड कर दो तो सेकंड प्लस थर्ड इम्प्लाइज तो 2C इज इक्वल टू माइनस 50। यानी कि C की जो वैल्यू है वो माइनस 25 आ गई। C इज माइनस 25। एक बात, अगर C की वैल्यू माइनस 25 में फोर्थ में रख देता हूं तो फोर्थ इक्वेशन जो हमने बनाई है C की वैल्यू माइनस 25 रखा वहां पर, तो इससे मुझे F की वैल्यू 0 मिल रही है। F 0 मिला, C की वैल्यू माइनस 25 मिली, तो इसका मतलब इक्वेशन सेकंड से G की वैल्यू भी 0 मिल गई। सेकंड ले लो चाहे थर्ड ले लो, G भी 0 मिल गया। तो G 0 है, F 0 है और C माइनस 25 है। तो ये वैल्यू तीनों उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो हेंस the required circle is x square plus y square minus 25 equal to 0 और x square plus y square equal to 25। और आप इजीली देख सकते हो कि जो D पॉइंट है माइनस 5,0 इसको सेटिस्फाई करता है। सिंस D जो पॉइंट हमने माना था माइनस 5,0 also satisfies x square plus y square equal to 25। therefore A, B, C, D all the 4 points lie on the same circle. It means A, B, C, D are concyclic। तो ये सारे पॉइंट्स कंसाइक्लिक होंगे। बोलो क्लियर होगी बात? ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा, ये अपना क्वेश्चन नंबर था फिफ्थ। सिक्स्थ जो क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन, उसमें क्या बोला गया है। अब मैं बाकी क्वेश्चंस के आप लोगों को हिंट दे दूंगा। एक दो क्वेश्चन और कर लेता हूं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल बताइए जिसके लिए 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, सॉरी 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 है। 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, 3x माइनस 4y इक्वल टू 7 एज इट्स डायमीटर नॉर्मल और लॉन्गेस्ट कोड एंड हुज एरिया। देखो
एक सर्कल की इक्वेशन बतानी है जिसके डायमीटर की इक्वेशन दे रखी है और ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, क्लियर देख सकते हो। तो आपको पता है कि सर्कल में जो डायमीटर्स होते हैं वो हमेशा सेंटर पे ही इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि इसको और इसको सोल्व करके सेंटर मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ सेक्शन जो होगा वो सेंटर मिल जाएगा। अच्छा, सेंटर मिल गया और सेंटर मिलने के बाद आपको एरिया भी गिवन है। एरिया मतलब सेंटर मिलने के बाद आपको सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए रेडियस और चाहिए, तो एरिया आपको 154 स्क्वायर यूनिट्स गिवन है। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154, पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है इस क्वेश्चन में। हालांकि पाई जो है वो 22/7 नहीं होता, पाई एक इरेशनल नंबर होता है, 22/7 रैशनल नंबर होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि भाई पाई जो है 22/7 लेना है आपको, 154। तो आर स्क्वायर जो है वो 49 आ जाएगा, यानी कि आर की वैल्यू आ गई 7। तो सेंटर मिल गया दोनों को सोल्व करके। देखो डायमीटर जो होते हैं वो हमेशा सर्कल के सेंटर पे इंटरसेक्ट करते हैं। जो लॉन्गेस्ट कोड बोल दें, अगर लैंग्वेज में लॉन्गेस्ट कोड बोला तो लॉन्गेस्ट कोड भी डायमीटर ही होती है। नॉर्मल भी आगे चलकर आप नॉर्मल की डेफिनेशन पढ़ोगे इस चैप्टर में। नॉर्मल भी अगर बोला तो नॉर्मल भी हमेशा सर्कल के किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होता है। तो इसलिए इन दोनों इक्वेशंस का, दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो हमें सेंटर दे देगा। रेडियस हमने यहाँ पर निकाली ली है, फिर आप सेंट्रल फॉर्म ऑफ द सर्कल लगा के सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। क्लियर होगी बात? एकदम क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं बाकी कुछ क्वेश्चंस का आप लोगों को हिंट दे देता हूं, लेकिन आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन करने हैं क्योंकि मुझे कुछ और स्पेशल केसेस इसके डिस्कस करने हैं अभी। तो चलिए एक बार मैं बाकी क्वेश्चंस के हिंट दे दूं आपको थोड़े थोड़े। हाँ, तो हमने कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए? ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, इसका ए बी हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। उस सर्कल के क्वेश्चन बताओ जो कि इस सर्कल के साथ कंसेंट्रिक है। तो पहले तो आप इसको 3 से डिवाइड करो। जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5/3 एक्स माइनस 2y माइनस 14/3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे वो सर्कल चाहिए जिसकी पैरामीटर दे रखी है सेमी सर्कल की पैरामीटर। सेमी सर्कल की पैरामीटर क्या होती है? पाई आर प्लस 2r। ठीक है, वो 36 है। इससे क्या है आपके पास r आ जाएगा, यहां से आपके पास r आ गया। r तो यहां से मिल जाएगा और जो इस सर्कल का सेंटर है वही रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर है, तो सेंटर यहां से मिल गया आपको इस वाली इक्वेशन से। तो आप सेंट्रल फॉर्म लगा के वापस से इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, सेंटर इज ऑन द लाइन y इक्वल टू 2x एंड पासिस थ्रू द पॉइंट -1, 2, 3, -2। ये मैं कर देता हूं। चलिए डी जो क्वेश्चन है वो मैं करता हूं। डी डी पार्ट जो था उसका वो क्या था कि उस सर्कल की इक्वेशन बताओ जो कि y जिसका सेंटर जो है सेंटर लाइज ऑन, ऐसा एक क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के एनसीईआरटी में भी है। एनसीईआरटी में एक ऐसा सोल्ड एग्जाम्पल है और एक अनसोल्ड है, और अक्सर स्कूल में वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन समझने के बाद आपको वो भी समझ में आ जाएगा। सेंटर लाइज ऑन y इक्वल टू 2x एंड पासिस थ्रू पासिंग थ्रू दो पॉइंट्स दे रखे हैं हमें -1, 2 एंड 3, -2। -1, 2 एंड 3, -2। ठीक है, देखो इजी है, कुछ भारी भरकम नहीं है, सबका सेम ही प्रोसेस रहता है। लेट द रिक्वायर्ड सर्कल बी, लेट द रिक्वायर्ड सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx
प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड सर्कल है। कौन सा रिक्वायर्ड सर्कल? जिसका सेंटर y इक्वल टू 2x अप्लाई करता है और जो इन पॉइंट से पास होता है। तो इसका जो सेंटर है, सेंटर इस सर्कल का, वो -g, -f है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो सर्कल का सेंटर है लाइज ऑन y इक्वल टू 2x। दिस implies that -f इक्वल टू -2g, यानी कि f इक्वल टू 2g, f इक्वल टू 2g। ठीक है, एक बात, ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ गई। इसे आप सेकंड मानना चाहो सेकंड भी मान सकते। अब जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो -1, 2 से पास होता है। -1, 2 से पास होता है रिक्वायर्ड सर्कल। तो -1, 2 इसमें पुट करो। 1 + 4 -2g + 4f + c इक्वल टू 0। यानी कि मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आ गई -2g + 4f + c इक्वल टू -5। इसे आप थर्ड मान लो। B पॉइंट 3, -2 से भी ये सर्कल पास होता है, तो वो भी पुट करो। तो 9 + 4 6g -4f + c। तो 6g -4f + c इक्वल टू -13। अब सेकंड, थर्ड और फोर्थ को सोल्व करके आपको जी, एफ और सी की वैल्यू फाइंड करनी है और वो वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। तो देखो भाई, थर्ड माइनस फोर्थ इम्प्लाइज, थर्ड में से फोर्थ को सेपरेट करो, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, -2g -6g -8g और प्लस का 8f हो गया, इज इक्वल टू प्लस का 8, यानी कि -g + f इक्वल टू 1। लेकिन f की वैल्यू तो 2g है, तो -g + 2g इक्वल टू 1। f की वैल्यू 2g है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो इसका मतलब g की वैल्यू 1 आ गई। जैसी g की वैल्यू 1 आई तो यहीं से हमें मिल गया f की वैल्यू 2 है, g 1 है, f 2 है। ये दोनों वैल्यू उठा के थर्ड में पुट कर दो। तो -2 + 4 + c इक्वल टू, ये फ्रॉम सेकंड, इक्वल टू -5, यानी कि c की जो वैल्यू है वो -7 आ गई। तो g, f और c मिलने के बाद ये तीनों वैल्यूज आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो। हेंस द रिक्वायर्ड सर्कल इज, hence the required circle is x² + y² + 2g था, तो +2gx + 2fy + c इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो भी आप इजीली कर सकते हो। कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को? देखो, जो ई पार्ट था आपका, ई एफ, ई में क्या बोला गया है? ई पार्ट में क्या है? सर्कल passes through 2, 3 and center lies on x-axis. Center lies on x-axis. x-axis की इक्वेशन क्या होती है? y = 0 और उसकी जो रेडियस है वो 5 है। तो सेंटर x एक्सिस पे लाई करता है, सेंटर होता है -g, -f।
लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो दिस इंप्लाइज दैट एफ की तो वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब देखो एकदम आसान है क्वेश्चन। अगर मैं मान लेता कि वे लेट द रिक्वायर्ड सर्कल बी, let the required circle be x square plus y square plus 2gx plus c इक्वल टू 0। 2fy क्यों नहीं लिया? क्योंकि f की वैल्यू 0 है, ये रिक्वायर्ड सर्कल है। नाउ दिस सर्कल पासिस थ्रू 2,3, तो 2,3 से पास होता है तो 4 + 9 + 4g + c इक्वल टू 0। तो 4g + c इक्वल टू -13। ये एक इक्वेशन हो गई। एंड रेडियस जो है वो इसकी 5 है। इसका मतलब √g² + f² - c = 5, यानी कि g² - c की जो वैल्यू है वो 25 हो गई। ये थर्ड हो गया। सेकेंड और थर्ड को ऐड कर दो, तो सेकेंड प्लस थर्ड इम्प्लाइज c कैंसिल हो जाएगा, g² + 4g = 12। तो g² + 4g - 12 = 0। g + 6 g - 2 = 0। तो g की दो वैल्यू आ गई, g = -6 और g = 2। जब g की वैल्यू -6 होगी तो c की वैल्यू क्या होगी? रखो g की वैल्यू -6, यहां रख सकते हो। -24 उधर जाकर प्लस का 24 हो जाएगा, यानी कि 11। तो c की वैल्यू तब तो 11 आएगी। और जब g की वैल्यू 2 होगी तो 8 हो गया, तो 8 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, तो c की वैल्यू तब c की वैल्यू क्या आएगी? -21। तो दो सर्कल आएंगे ऐसे। Hence the required circles are, एक तो बन गया x² + y² + 2gx यानी कि -12x + c = 0, और x² + y² + 2gx यानी कि 4x - 21 = 0। जो लास्ट क्वेश्चन है इसको आप लोग और थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन का आइडिया याद करो। क्वेश्चन में बोला गया है कि उस सर्कल की इक्वेशन बताओ जिसपे एक टेंजेंट जिसका सेंटर दिया गया है हमें 4,3, सेंटर 4,3 दिया है, और इस पे एक लाइन है जो इसको टच करती है सर्कल को। उसकी इक्वेशन दी गई है 5x - 12y - 10 = 0। तो भाई आपको सर्कल का सेंटर पता है, रेडियस और मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो आप सबको मालूम है कि जिस पॉइंट पर कोई भी टेंजेंट टच करते हैं उसको सेंटर से मिलाने वाली लाइन ये परपेंडिकुलर होती है। या आपने इस O से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाल दिया, मान लो ये OP है, तो OP विल बी द रेडियस। और OP क्या होगा? किसी भी पॉइंट से लाइन पर डाला गया परपेंडिकुलर, तो OP विल बी रेडियस। दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b²। याद करो, फॉर्मूला याद होना चाहिए तुम लोगों को। ये सब क्या था फॉर्मूला? अगर कोई लाइन ax + by + c = 0 है और एक पॉइंट है px1, y1, और इस पॉइंट से इस लाइन पर लेंथ तो परपेंडिकुलर निकालना है। भाई ये लाइन है, ये पॉइंट है, तो ये परपेंडिकुलर चाहिए आपको pm। तो फॉर्मूला क्या होता है? mod of ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b²। ये फॉर्मूला हर दिन यूज होगा।
इसलिए इसको याद रखो। तो क्या आएगी वैल्यू भाई, देखो रेडियस r इक्वल टू 20 और माइनस का 36 माइनस 46 माइनस का 26/13, यानी कि r की वैल्यू आ गई 2। r पता है, सेंटर पता है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनी? इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो ये आ गई हमारे पास सर्कल की इक्वेशन। तो होपफुली आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। अभी मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दूंगा, लेकिन इसके पहले हमें कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करने हैं, तो वो समझो। स्पेशल केसेस, देखो सबसे पहला पॉइंट जो है कि जब हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो इस पूरे चैप्टर में ही इक्वेशन ऑफ सर्कल मीन्स इक्वेशन ऑफ सर्कमफ्रेंस ओनली। इक्वेशन ऑफ सर्कमफ्रेंस मतलब जब हम बोलते हैं ना कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक सर्कल की इक्वेशन है। तो यहां पर इसका मतलब ये होता है कि ये सर्कल की सर्कमफ्रेंस की इक्वेशन है। ये ना तो सर्कल के इंटीरियर पार्ट को कवर करती है और ना ही एक्सटीरियर पार्ट को। ठीक है, तो अब हम स्पेशल केसेस में क्या डिस्कस करने वाले हैं? पहला पॉइंट, अच्छा इसका सेंटर पता है आपको? सेंटर क्या है? सेंटर हो गया इसका -g, -f, और रेडियस भी पता है। तो इफ सर्कल passes through the origin, तो उस केस में c इक्वल टू 0। मतलब सोच रहे हो ये तो सर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पता है बड़ी बात तो नहीं है, बट स्टिल हमें ये बात पढ़नी चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 जो सर्कल की इक्वेशन है बच्चों, उसमें 3 अननोन होते हैं, g, f और c। तो अगर हमें सर्कल की इक्वेशन को डिटरमाइन करना है तो हमें तीनों अननोन्स की वैल्यू चाहिए। तो कई बार ऐसा लैंग्वेज लिखते हैं सर्कल पासिस थ्रू द ओरिजिन, तो आपको ऑटोमेटिक समझना है कि आपको सी वाला पार्ट लेना ही नहीं है। फिर आप जी एफ में या ले लोगे तो फिर आपको अलग से 0 0 पुट करके सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इफ सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन, इसमें 2 पॉइंट बना देते हैं, एक्स एक्सिस। तो अगर सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो पुट f इक्वल टू 0। अगर y एक्सिस पे लाई करता है, लाई ऑन y एक्सिस, तो पुट g इक्वल टू 0। ठीक है, ये दूसरा केस हो गया। तीसरा पॉइंट, इफ सर्कल टचेस x एक्सिस, इफ सर्कल टचेस x एक्सिस, अगर सर्कल x एक्सिस को टच करता है देन क्या स्थिति बनेगी? किसी भी क्वाड्रेंट में कर सकता है, लेकिन x एक्सिस को टच कर रहा है। ये कोई भी सर्कल है, ये x एक्सिस को टच कर रहा है, तो सर्कल के सेंटर का जो y कोऑर्डिनेट होगा, देन y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर
मोड ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है, तो मोड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर विल बी इक्वल टू रेडियस। ये बात हमें ध्यान देने की है। जैसे बोल दे कि भी एक सर्कल का सेंटर 2,-3 एंड सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, तो रेडियस जो है उसकी 3 लेनी है। फोर्थ, इफ सर्कल टचेस y एक्सिस, देन रेडियस क्या हो जाएगी सर्कल की, देन रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी मोड ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। मतलब स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि जैसे ये इसी में बना देता हूं, यहां पर ये सर्कल है, ये इसको टच कर रहा है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, इफ ए सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस, if a circle touches both the axes, if a circle touches both the axes, तो अगर कोई सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है तब क्या होगा, यानी कि सर्कल कुछ इस प्रकार से बना हुआ है ना, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, तो उस केस में आपके पास एक ही अननोन रह जाएगा, वो क्या है, सेंटर कोऑर्डिनेट आर को मार ले सकते हो, देन रेडियस इक्वल टू मोड ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर will be same as mode of y coordinate of the center। यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन में आप लोग r, अगर ऐसा बोला कि ए सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस, तो इन दैट केस आपको सेंटर को सीधा r मान लेना चाहिए, फिर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो बच्चे ये कुछ स्पेशल केसेस हैं जो आने वाले समय में कुछ क्वेश्चंस में हम लोग डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको आज का लेक्चर अच्छे समझ में आ गया होगा, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये जो क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए हैं, कराए गए हैं, उनको दोबारा से आप अच्छे से करेंगे। अब बात आती है कि आपका एनसीईआरटी में आज की क्लास के बाद क्या होमवर्क रहेगा। तो एनसीईआरटी में बच्चों आपकी एक ही एक्सरसाइज है, और उस एक्सरसाइज को आप अब कंप्लीट सोल्व कर सकते हो। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन रह जाता है कि उससे वो सोल्व नहीं हुआ, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वो सारे क्वेश्चन जो आपके नहीं होंगे हम वो आपको सेपरेटली नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे एज ए सोल्व एग्जाम्पल, ठीक है। तो सोल्व कर देंगे उनको। सो एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी में एक ही एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1 to 11, ये क्वेश्चंस करने हैं आपको। क्योंकि ये पहला ही लेक्चर था, ये एक्सरसाइज आपके 11.1 है, ये पहला लेक्चर था, इसलिए आज मैंने आप लोगों को इस लेक्चर में एनसीईआरटी का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। तो यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी खत्म हो जाती है, लेकिन आगे आने वाले 12 या 13 लेक्चर और इसमें लगेंगे। तो ये चैप्टर काफी बड़ा है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, एंड होपफुली यू विल enjoy the chapter and will learn a lot in this chapter. So be happy and keep learning. Thank you.